से फिल करने के लिए आप सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करते हो? सबसे इनर मोस्ट इंफॉर्मेशन आपने हमेशा सबसे पहले फिल करनी होती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी सबसे इनर मोस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास ये वाली है, विच इज कॉमन बिटवीन ऑल थ्री सेट्स। तो आपके पास तीनों सेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप देख लें इन तीनों में कौन सा कॉमन वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी, विच इज 4। तो आपके पास दरमियान में 4 आ जाएगा। अगर कोई और नंबर भी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट करंटली आपके पास 4 ही है। और सेट्स के अंदर कोई भी रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, इसलिए अगर कोई और नंबर भी होगा तो उसको कोशिश करिएगा सिर्फ एक ही दफा लिखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ मूव करते जाना है। तो आपके पास बाहर वाला रीजन जो है वो ये वाला बनता है सबसे पहले, विच इज अ शेयर्ड रीजन बिटवीन ए एंड बी। आपने 4 ऑलरेडी लिख लिया है अपने पेपर के ऊपर, अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन की वर्किंग को काउंट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ए और बी में आपके पास क्या क्या कॉमन है? ए और बी में आपके पास 8 कॉमन है, ठीक है। 4 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपने अगला नंबर लिखना है विच इज 8। तो यहां पर 8 लिख दें, 4 को दोबारा रिपीट मत करिएगा क्योंकि 4 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, आपके पास ये वाला रीजन बनता है विच इज द कॉमन रीजन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के दरमियान में कौन कौन सा नंबर कॉमन है? आपके पास 2 कॉमन है, 4 ऑलरेडी कॉमन था जो आप लिख चुके हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर बच गया, उसको यहां पर लिख दें। 4 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, ठीक है। 6 भी कॉमन, तो फिर 6 भी लिख देते हैं। ये लो, थोड़ा सा छोटा करके। तुम्हारी जगह किसने ले ली है बाहर? अच्छा, अगला आपके पास बी और सी का कॉमन रीजन है। बी और सी के कॉमन रीजन में आपके पास कुछ भी और नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी का एक एलिमेंट था 4 जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8 था वो भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। और अगर आप वैसे भी देखें तो बी और सी में अपार्ट फ्रॉम 4 कुछ और कॉमन नहीं है, तो दैट वुड मीन कि यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। जोर जबरदस्ती से नंबर नहीं लिखने, ठीक है। एक ही नंबर था 4, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब जो आपके बाकी नंबर बच गए हैं वो आपने अपने रिस्पेक्टिव सर्कल्स के अंदर लिख देने हैं। अगर आप ए को देखें तो ए में 2 भी आप लिख चुके हैं, 4 भी आप लिख चुके हैं, 6 भी आप लिख चुके हैं, 8 भी आप लिख चुके हैं, सिर्फ एक नंबर रह गया विच इज 10। उस 10 को लिखें और उसको भी कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। बी के केस में आपके पास 2 ही नंबर थे, 4 और 8, आप वो दोनों लिख चुके हुए हो, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो दैट वुड मीन कि यहां पर कोई और नंबर नहीं आएगा। ये प्रोसेस मत लगाइएगा, ये सिर्फ मैं आपके लिए लगा रहा हूं, पेपर में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी को अगर आप देखें तो सी के केस में आप 2 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 1 और 3 जो है वो मिसिंग था। तो आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आप अपनी वेन डायग्राम को यहीं छोड़ देंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम को फिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सर्कल फिल करने, आपने यूनिवर्सल सेट, अपने पेरेंट सेट की हर पॉसिबल वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। और आपका पेरेंट सेट क्या था इस पर्टिकुलर केस में? 1 2 3 4 5 ऑल द वे टिल 10। तो देख लें अगर कोई नंबर बच गया है तो सर्कल में फिट नहीं हो रहा तो उनको बाहर लिख दे, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं? 1 लिख चुके हैं, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 कहीं नहीं लिखा। तो दैट वुड मीन कि हमारे पास पहला नंबर जो बाहर आएगा दैट वुड बी 5। 6 लिख लिया हमने, 7 हमने कहीं नहीं लिखा। उसके बाद आपका जो अगला नंबर बाहर आएगा वो 7 है। 8 हम लिख चुके हुए, 9 हमने कहीं नहीं लिखा, और 10 हमने कहीं नहीं लिखा, ठीक है। क्या 10 लिखा? तो फिर आपके पास 5 7 और 9 जो है सिर्फ यही बाहर आपके पास नंबर रह गए। कहां पर लिखना है? कहीं पर भी लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज सर्कल से बाहर है वो ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा शौक है एक जगह पे 5 7 और 9 लिखना है, वो भी कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी ये वेन डायग्राम पूरी हो जाएगी। वेन डायग्राम पूरी करने के यू गेट 2 to 3 मार्क्स। इसके बाद इसके पास एडजेसेंट पार्ट्स होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है यूजिंग द वेन डायग्राम। तो इसके बाद आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो यूजलेस हो गया। वेन डायग्राम को आपने यूज करना है, यूज करने के बाद आपने उसके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास पेपर का, उसकी यही सेंटेंस है जो मैं अभी बता रहा हूं कि राइट इन द सेट नोटेशन एन इक्वेशन
फॉर द एम्प्टी सेट, ठीक है, और उसको आपने इसी वेन डायग्राम से देख के लिखना था। बट सिंस अभी हमने शेडिंग की बात नहीं की हुई, तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे लिखनी थी, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, बट आपने वेन डायग्राम ऐसे ही फिल करनी होती। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो लिखी हुई है। आप, मैंने टोटल 3 वर्ड प्रॉब्लम लिखी हैं। एक आपकी कॉमन वाली वर्ड प्रॉब्लम है जो हमेशा आती है। सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपके पास पेपर में सिर्फ 2 दफा आई हुई है। एक दफा 2014 में और एक दफा 2016 में, ठीक है। इसके बाद वो दोबारा नहीं आई। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का सिचुएशन होती है, ठीक है। वो आपने पहले कभी भी नहीं शायद देखी होगी, किसी ने शायद आपको मॉक में दे दी हो, तो आपने वहां पर देखी होगी, अदरवाइज उसका आपके साथ इंटरफेरेंस नहीं रहा होगा। आपके पास पेपर भी 2020 से शुरू होते हैं, जो आप बुकलेट भी लेते हो टॉपिकल की, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले, आपने वर्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने से पहले, आपने वेन डायग्राम को समझना है कि उस वेन डायग्राम में चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो रीजन है, ये सारे मैंने साथ में लिखा हुआ है। एस स्टैंड्स फॉर फ्रेंच, एस स्टैंड्स फॉर स्पेनिश, ए स्टैंड्स फॉर अरबिक, ठीक है। ये जिस रीजन से मैंने एरो ड्रॉ किया है, इफ आई वर टू डिस्क्राइब दिस रीजन, ठीक है, क्वेश्चन ये भी कहता है कि आप डिस्क्राइब कर दें। डिस्क्राइब वुड मीन कि आपने मैथ नहीं लिखनी, आपने अंग्रेजी का सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये जो मैंने जहां से एरो ड्रॉ किया है, इस रीजन को अगर आप डिस्क्राइब करें तो ये कौन सा रीजन है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट स्टडी स्पेनिश ओनली, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर रीजन का ना तो फ्रेंच के सर्कल के साथ कोई इंटरेक्शन है, ना ही अरेबिक के सर्कल के साथ कोई इंटरेक्शन है। तो ये वाली जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, आई कैन से कि ये स्पेनिश ओनली वाला सेक्शन है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर इसकी वर्ड प्रॉब्लम में कैसे यूज केस है? आप अपनी वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी गिवन वैल्यू यूज नहीं कर सकते अनलेस उसके साथ ओनली का वर्ड लिखा हो, ठीक है। दैट वुड मीन कि अगर मैं आपको कह दूं कि 25 बच्चे स्पेनिश पढ़ते हैं, यू जस्ट कैन नॉट गो आउट एंड राइट 25 ओवर देयर। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया 25 बच्चे स्पेनिश पढ़ते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि 25 बच्चे ओनली स्पेनिश पढ़ते हैं। अगर मैं ओनली कहूंगा देन यू कैन राइट, बट इफ आई वुड से 25, दैट इज अ वेरी जेनेरिक नंबर, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट नहीं हो सकती, कुछ वर्किंग के बाद हो सकती है, यस, ठीक है। अगर इस रीजन की बात करें जहां से मैंने अब एरो बनाया है, कोई इसको डिस्क्राइब करेगा कि कौन सा रीजन है? फ्रेंच एंड अरेबिक ओनली। ये स्टेटमेंट 50% ठीक है, 50% गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहेंगे फ्रेंच एंड अरेबिक ओनली, तो वो टेक्निकली फ्रेंच और अरेबिक का पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है। यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। सो दीज आर द स्टूडेंट्स जो फ्रेंच और अरेबिक पढ़ रहे हैं, यस, बट नॉट स्पेनिश। आपको बताना है ये, अदरवाइज वो स्पेनिश के साथ जो छोटा सा रीजन है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? फ्रेंच एंड अरेबिक, नॉट स्पेनिश। अब तो किसी की ज्यादा अंग्रेजी अच्छी है मेरे से, तो वो प्लीज अपना सेंटेंस पूरा लिख लें, अदरवाइज कीवर्ड्स पे आपको नंबर मिल जाते हैं, अंग्रेजी के सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा रीजन है? कॉमन, शेयर्ड बाय ऑल 3 ऑफ देम, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं, लिख नहीं रहा, अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो नोट डाउन कर ले। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है इनर मोस्ट इन द वेन डायग्राम, विच इज द कॉमन रीजन। आपको नहीं पता, उसकी जगह आप एक्स लिख के आगे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैल्यू नहीं गिवन तो आप कहिए जी अब तो वैल्यू नहीं गिवन, चलो ये छोड़ के बाकी फिल कर दे, भाई ऐसे नहीं होगा। इफ द वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू, आपने उसकी जगह एक्स लिखना है और आपने आगे चले जाना, ठीक है। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। उसके बाद आपने बाकी कॉमन रीजन की वैल्यूज लिखनी है, एक्सक्लूडिंग द वन जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो मैं यहां पर एक्स लिखूंगा और बाकी कॉमन रीजन की वैल्यूज में एक्स सब्ट्रैक्ट करके जो भी मेरा एक्सप्रेशन बनेगा मैं वो लिखूंगा, ठीक है।
इसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ऑलरेडी यूज कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन ने बताया है नीदर वाली स्टेटमेंट, नीदर वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है? कि आपके कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा, ना फ्रेंच पढ़ता है, ना स्पेनिश पढ़ता है, ना अरेबिक पढ़ता, उस पूरी इंफॉर्मेशन का किसी सर्कल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज एन आउटर वैल्यू, आप बेधड़क लिख दे जाके उसका कोई मसला नहीं। ठीक है। और लास्टली आप अपने सर्कल की वैल्यूज को फिल करोगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन। ठीक है। और उसी के लिए मैंने नीचे एक आपके पास पेपर का ही क्वेश्चन डाला है, विच इज द इजियर वर्जन ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसके साथ ओनली का वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है। फिर कह रहे हैं 28 प्ले क्रिकेट, भाई यूज ही नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है? द इनर मोस्ट ऑफ द वेन डायग्राम। तो क्वेश्चन पढ़ के देखे, कहीं उसने ये बताया हुआ है कि तीनों स्पोर्ट्स कितने बच्चे खेलते हैं? ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स। तो कितने बच्चे जो सारी गेम्स खेलते हैं? 5। तो अपनी वेन डायग्राम के इनर मोस्ट सेक्शन पे 5 लिख दे। ठीक है। इनर मोस्ट पहले हो गई। उसके बाद उसने लिखा हुआ है 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ द गेम्स, विच मीन्स इसका किसी सर्कल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाली इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? बाहर जाके सर्कल में कहीं पर भी 8 लिख देंगे। ठीक है। इन सारों के बाद थर्ड नंबर पे कौन सी इंफॉर्मेशन है? जो बाकी कॉमन रीजन है। तो बाकी कॉमन रीजन में वो कह रहे हैं 6 बच्चे हैं जो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। कितने बच्चे ऑलरेडी लिख चुके हो? 5 बच्चे ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। ठीक है। पहले वाली वेन डायग्राम में और वर्ड प्रॉब्लम वाली वेन डायग्राम में सबसे एसेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो पहले वाली वेन डायग्राम थी उसमें वो सारे नंबर्स मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन थी एज पर द रियल लाइफ, वो सारी यूनिक एंटिटीज थी। यहां पर ये यूनिक एंटिटीज नहीं है। ये 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे ऑलरेडी लिख चुके हुए हो, तो कितने बच्चे यहां पर आएंगे? सिर्फ एक। वो कैसे? क्योंकि उसने कहा था इस टोटल की वैल्यू 6 है, 5 बच्चे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हुए हो, तो 6 - 5 = 1। और यही गलती मैं सबसे ज्यादा बच्चों में देखता हूं कि वो नंबर एज इट इज यहां पर 6 लिख देते हैं, क्योंकि वो पिछली इंफॉर्मेशन को और न्यू इंफॉर्मेशन को कंफ्यूज करते हैं। पिछली वाली मीनिंगलेस यूनिक एंटिटीज थी, ये सारी कोहेरेंट एंटिटीज हैं, इनका आपस में लिंक है। ठीक है। इसके बाद कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं? 11 बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। कितने बच्चे ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं? 5। तो कितने बच गए? 6। तो यहां पर आपके पास 6 आ जाएगा। उसके बाद कितने बच्चे हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं? 9। 5 ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, कितने बच जाएंगे आपके पास? 4। आपने यहां पर ये फिल कर दिया। इन सारों को फिल करने के बाद फोर्थ नंबर पे कौन सी लिस्ट है? कि सर्कल की बाकी वैल्यूज अगर कुछ है तो वो आपको कहां से पता लगेंगी? जो ओरिजिनल में हम पहले इग्नोर करके आए हैं, 24 पीपल प्ले बास्केटबॉल। इसका मतलब क्या है? कि बास्केटबॉल का पूरा सर्कल आपके पास 24 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। आप कुछ मेंबर्स ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर चुके हुए हैं, बाकी बच्चे लिख लें। अनाया उठ के चले जो चेयर दे दो उसे। तो बास्केटबॉल के सारे बच्चे 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 24 - 5 - 4 - 1, विच विल एंड अप बिकमिंग 14। अब बोला भाई ये 14 बच्चे अब कौन से बच्चे हैं? जो ओनली बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है।
अब इन 14 बच्चों का किसी और स्पोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एंड पे वो कह रहे हैं 28 प्ले क्रिकेट, सारी वैल्यूज को 28 में से माइनस कर दें, आपके पास क्या बचेगा? 13। 16 प्ले फुटबॉल, सारी वैल्यूज को माइनस कर दें तो 16 में से 12 माइनस करें, कितने बच्चे बच गए? 4। और इसके बाद उसने क्या पूछा है? हेंस वर्क आउट द टोटल मेंबर ऑफ द क्लब। टोटल मेंबर निकालने के लिए प्लीज गिवन वैल्यूज को ऐड नहीं करना, वेन डायग्राम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब वेन डायग्राम की सारी वैल्यूज को ऐड करें, ऐड करके मुझे बता दें क्या बनता है जल्दी से, इतना दिमाग नहीं मैं लगा रहा। 50, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि भाई ये account खरीदे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम फिल कर देते हैं। उन्होंने कर दी। कल की क्लास भी मेरे बच्चों ने नहीं ली हुई, तो कल की क्लास में हमने कहा था कि सेट्स के केस में दो तरह का काउंट होता है, ठीक है। सेट्स के केस में दो तरह का काउंट होता है, और वो काउंट कौन कौन सा है? एक आपके पास मीनिंगलेस नंबर्स होते हैं जिसको आप फिंगर टिप्स पे काउंट करते हो, एक आपके पास रियल लाइफ नंबर्स होते हैं जिसमें आप ऐड करते हो। तो इस केस में अगर मैंने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे हर नंबर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 16 इज नॉट अ रैंडम नंबर। 16 रिप्रेजेंट 16 बच्चे, ठीक है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बच्चे बताने हैं तो मुझे ऐड करने पड़ेंगे, सही है। नीचे जाके जरा देखें, क्वेश्चन कह रहे हैं काउंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एफ को एक्सक्लूड करके एवरी पॉसिबल नंबर। तो अगर आप एफ को एक्सक्लूड करें तो आपके पास एवरी पॉसिबल नंबर कौन कौन सा बनता है? 4, 5, 11 एंड 12। तो इसका आंसर 4 नहीं है, इसका आंसर इन सब को ऐड करके आएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर काउंट देमसेल्व्स ऑलरेडी, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने बनेंगे? 20 प्लस 11, 31, 31 प्लस 9, 40, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट देख लें। इस वाले पार्ट में कह रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट, विच वुड मीन बी को तो आप इग्नोर कर दे, ठीक है। अब जब भी आपके पास, कल हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास तीन सेट्स की या दो से ज्यादा की आ जाए तो आप हमेशा पेयरिंग में सॉल्व करते हो और एंड पे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि एफ और सी को कंबाइन कर दे। दैट वुड मीन कि एफ और सी के सारे नंबर्स कंबाइन हो गए, बी को आप एक्सक्लूड कर दे, और एक्सक्लूड करने के बाद सिर्फ कॉमन वैल्यूज लिखें जो एफ और सी के साथ बचती हैं। तो जब आप बी को एक्सक्लूड करोगे, 23, 16 एंड 4, कौन सी कॉमन वैल्यूज है? 16 है, 3 है और 20 है, विच विल एंड अप बिकमिंग 39, ठीक है। विच विल एंड अप बिकमिंग 39, सही है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो, तुम तो लेट है। अच्छा, आपके पास पेपर का एक और क्वेश्चन, उसने ये तीन स्टेटमेंट्स दी हुई थी। अब प्लीज याद रखिए, आपके सिलेबस चेंज के बाद प्रॉपर सबसेट और इनप्रॉपर सबसेट का वर्ड सिंबल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। बट सिंस मैंने ये पुराना क्वेश्चन उठाया है तो इसके अंदर तो वो सारी चीजें नहीं थी, तो आपको बेफिक्र होने की जरूरत है, ठीक है। सिंपल है कि आपके पास ये तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंगली अपने वेन डायग्राम के सर्कल्स ड्रॉ कर दे, ठीक है। पहले वाली स्टेटमेंट कह रही है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कल हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसेट क्या होता है? कि एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के पास हो, ठीक है। इसको आप विजुअली कैसे बना सकते हो? एक बड़ा सर्कल जिसका नाम होगा बी, ए के सारे एलिमेंट्स किसके पास होने चाहिए? बी के पास होने चाहिए। तो ए कहां पर बनेगा? बी के अंदर।
तो दिस इज शो केसिंग कि भाई ए का जो भी नंबर है वो बी का भी नंबर है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि सी और बी के दरमियान में कुछ कॉमन नहीं है, सी और ए के दरमियान में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है, सी कहां पर बनेगा? सबसे अकेला, बाहर। किसी के साथ भी कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि सी और बी के दरमियान में कॉमन एग्जिस्ट करता है बट ए के साथ नहीं करता। तो उस केस में ये सर्कल जो है वो बी के साथ ओवरलैप होगा, ए के साथ ओवरलैप नहीं होगा। किसका? सी का ए के साथ कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि ए ऑलरेडी बी के साथ है। तो अगर सी का कुछ कॉमन ए के साथ है तो दैट वुड मीन कि बी के साथ भी है, तो वो फिर बन नहीं सकता। क्या चीज? क्या समझ नहीं आ रहा है, ये भी तो बता दो। इस तरह सॉल्व ना किया करो। तो ये आज पहली दफा कर रहा हूं तो लेट आया, आपका कसूर है मेरा कसूर है? मुझे बता दे, मैं घर से उठा ले आया करूं आपको। 3 महीने से आप सेशन ले रहे हैं, आज तक जिंदगी में आप टाइम पे आए 10 दफा। मेरा कसूर है कि तुम ऊपर चलाते हो। अच्छा, ये है आपका अगला मेन क्वेश्चन जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था। ये सिर्फ 2 दफा आया हुआ है बट दैट डज नॉट मीन कि ये दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि देर आर 25 स्टूडेंट्स दैट स्टडी फ्रेंच। ठीक है। 10 स्टूडेंट्स स्टडी स्पेनिश एंड देर आर अ टोटल ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, देर आर टोटल ऑफ 30 स्टूडेंट्स। और नीचे उसने वेन डायग्राम बनाई हुई थी जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई। ठीक है। उसका वेन डायग्राम बना देना डज नॉट मीन कि दिस इज द ओनली डायग्राम यू कैन यूज। यू कैन क्रिएट न्यू डायग्राम्स एज वेल एज लॉन्ग एज इट सपोर्ट्स योर वर्किंग। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप जैसी भी करना चाहो। ठीक है। इसमें x इज द कॉमन वैल्यू, वो अननोन है। y इज द आउटर वैल्यू, वो भी अननोन। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने x और y की मिनिमम वैल्यू फिगर आउट करनी है। x और y की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपने फिगर आउट करनी है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को देने के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर एग्जामिनर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि इस केस का जो y है शुड नॉट बी गिवन। मीन्स आपकी आउटर वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में नहीं बताए होने चाहिए। अगर बताएंगे तो आप वो नहीं कर सकते जो आप करने लगे हैं, और एग्जामिनर वो नहीं पूछ सकता जो उसने पूछा होगा। ठीक है। अब यहां पर हम एक अजम्पशन करते हैं और 2 वेन डायग्राम्स कंसिडर करते हैं। ठीक है। मैं फुल लॉजिकल डिटेल में नहीं बताऊंगा बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना बता दूं कि आपको समझ लग जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है। हम इस केस में 2 वेन डायग्राम्स कंसिडर करेंगे, एक जो बनाई हुई है और एक जो मैं बनाने लगा। ठीक है। क्यों कंसिडर करेंगे वो भी बता दूंगा। ये 2 वेन डायग्राम्स हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 1 अगर आपने जिंदगी में कभी पढ़ा हो तो आपको शायद पता हो, बट नहीं तो मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर हम एज्यूम करते हैं, उसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एज्यूम करने का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा वेला नहीं बैठा हुआ, हर बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही है। ठीक है। कोई भी बच्चा वेला नहीं बैठा हुआ, सारे बच्चे किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और जब हम ये एजम्पशन कर लेते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारी कॉमन वैल्यू है वो मिनिमम पे चली जाती है
और जो कंबाइंड वैल्यू है वो मैक्सिमम पे चली जाती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कॉमन की हो जाती है और कंबाइंड की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, कोई ये भी कह सकते हैं सर मिनिमम की वैल्यू तो जीरो भी कर सकते हैं। आप उसकी कॉमन की वैल्यू जीरो कर दोगे तो वो तो दोनों सर्कल ही लगा लगा हो जाएंगे। और अगर दोनों सर्कल ही लगा लगा हो जाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ के देखें, फ्रेंच के 5 बच्चे, फ्रेंच के 25 बच्चे हैं, वो उसके 10 बच्चे, वो तो टोटल 35 बनते हैं, उसने कहा 30 बच्चे। तो आप पूरा क्वेश्चन ही खराब कर दोगे। ठीक है, विच मीन्स देयर इज समथिंग बीइंग ओवरलैप। तो आपकी इस अजम्पशन से आउटर वैल्यू होगी जीरो। पहले कितने वेरिएबल्स फाइंड करने थे? दो। अब कितने फाइंड करने हैं? एक। वो कैसे करोगे? फ्रेंच ओनली कितने बच्चे बच जाएंगे? 25 - x। और स्पेनिश के कितने बच्चे बच जाएंगे? 10 - x। एंड पे इन सारे बच्चों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? 30 के इक्वल होना चाहिए। तो सारे बच्चों को ऐड करो। 25 - x +x +10 - x इज इक्वल टू 30। एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गए। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। तो दैट वुड मीन कि आपके y की मिनिमम वैल्यू 0 है और आपके x की मिनिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है और जो y है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। अब आप ये कैसे सर, वो तो हमने खुद से ज्यूम की है। भाई एग्जामिनर आपको उसी assumption की तो नंबर दे रहे हैं। वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं पता कि यहां पर आपने ज्यूम करना है। ठीक है, तो यहां पर आपकी एक सिचुएशन सॉल्व होगी। दूसरी सिचुएशन के लिए मैंने दो सर्कल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि बाहर वाला जो सर्कल है वो इन दोनों में से किस सब्जेक्ट का हो सकता है? स्पेनिश का होगा या फ्रेंच का होगा? फ्रेंच का होगा। स्पेनिश का क्यों नहीं हो सकता? भाई स्पेनिश के बच्चे ही कम है। अंदर सर्कल बनाने का मतलब यह है कि आप कह रहे हो कि जितने के जितने बच्चे स्पेनिश पढ़ते हैं ऑल ऑफ देम आर टेकिंग फ्रेंच एज वेल। बट अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने आउटर वैल्यू फ्रेंच की लेबल की। अब फ्रेंच के टोटल सर्कल का नंबर कितना होना चाहिए? 25। अंदर वाले बच्चे स्पेनिश है, ये 10 होगा और ये वाली वैल्यू क्या होगी? 15। बासिल, ये 15 कौन से बच्चे हैं? कर लो पहले नीचे मेहंदी लगा लो। ये 15 कौन से बच्चे हैं? जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, आपके टोटल बच्चे पढ़ने वाले 25 है। ठीक है, अब इस केस में जो आपकी आउटर वैल्यू है वो जीरो नहीं है। ठीक है, वो जीरो नहीं है। अब आप फाइंड कर सकते हो टोटल बच्चे आपके पास कितने थे? 30। उनमें से 10 बच्चे स्पेनिश पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे फ्रेंच, 15 बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं। तो कितने बच्चे बच गए जो कुछ नहीं कर रहे? 5। तो आपके पास y की वैल्यू 30 - 15 - 10 5 निकली। यहां से ये भी अज्यूम नहीं कर लेना कि भाई जो पहले वाले x की वैल्यू थी वो बाद वाले y की वैल्यू होगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने भी रहम करना और एग्जामिनर पे भी। ठीक है, कॉमन बच्चे कितने हैं? 10। क्यों? 10 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? 10 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते कॉमन बच्चे? तुक्का मार दो। जल्दी मारो, तुक्का मारो, जुगत खाओ, बात खत्म करो, आगे चलो। सोचने लग गए। जी मैं ड्राइवर भाई, 10 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? 10 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्पेनिश के टोटल कैपेसिटी ही 10 है। ठीक है, 10 से ज्यादा बच्चे तो स्पेनिश नहीं ले सकते। वो तो गिवन इंफॉर्मेशन है। आपने एक सर्कल को दूसरे के अंदर बना दिया
तो आपके टोटल बच्चे, मैक्सिमम कॉमन बच्चे 10 पे चले गए। तो इस केस में आपके कॉमन की वैल्यू एलिवेट कर जाती है और कंबाइन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो वेन डायग्राम्स हैं जो आपको समझनी चाहिए, और इन दोनों वेन डायग्राम्स को यूज करने के लिए द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इज कि आउटर वैल्यू मस्ट नॉट बी गिवन। अगर आउटर वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप रिस्ट्रिक्टेड मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन पे चले जाओगे, विच इज फ्रॉम 2016 और 2017। ठीक है, ये इतनी वो क्या लिखते हैं सिलेबस में कि बासिम भाई 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, दोबारा नहीं आएगा? ये कहाँ लिखा हुआ? ये तुम्हें बातें कौन बताता है? मैं तो दिखा रहा हूं ना, मेरा काम क्या है यहाँ पर, तुम यहाँ पर आएगी वो इस तरह की चीजें देख ले, वो तो मैं दिखा रहा हूँ। अगर कुछ और देखने आए तो वो बता दो, तो फिर देखो तो देखने आए हो। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि उसने आउटर वैल्यू बता दी आपको कि भाई आपके बच्चे जो है ना वो है 8, जो कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब मसला ये हो गया है कि आप ऊपर वाली दोनों वेन डायग्राम यूज नहीं कर सकते, बट दोनों में से एक यूज कर सकते। कौन से वाली? दूसरे वाली। क्योंकि पहले वाली में हमने अज्यूम क्या किया था कि आउटर वैल्यू तो जीरो होती है, तो जब आउटर वैल्यू जीरो थी पहले वाली में, दूसरे वाली में कुछ ना कुछ तो थी, तो यहां पर आपको 8 मिला हो, तो आप दूसरी वाली वेन डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर अगर हम दूसरी वाली वेन डायग्राम यूज कर रहे हैं तो एक ही वेन डायग्राम को यूज करके हम मिनिमम भी कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम भी कैसे निकालेंगे? उसके लिए उसके लिए एग्जामिनर ने आपको सपोर्ट की है। ठीक है, उसके लिए आपको एग्जामिनर ने सपोर्ट की है। पिछले वाले केस में आपको स्पेनिश के बच्चे गिवन थे, यस। आपको फ्रेंच के बच्चे गिवन थे, यस। आप ये डिसाइड कर सकते थे कि अंदर वाला सर्कल क्या होगा और बाहर वाला सर्कल क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़े। क्वेश्चन कह रहे हैं स्केटबोर्ड और बाइसिकल जो दोनों चलाते हैं 2020 स्टूडेंट्स, बाइसिकल चलाने वाले एन अमाउंट ऑफ बच्चे हैं, स्केटबोर्ड चलाने वाले बच्चे उसने दिए ही नहीं। ठीक है, टोटल 40 है, जो कुछ नहीं करते वो 8 है। तो मसला ये है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको ना तो बाइसिकल के बच्चे पता है, ना ही आपको स्केटबोर्ड के बच्चे पता है, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि बाहर कौन सा सर्कल होना चाहिए और अंदर कौन सा सर्कल होना चाहिए? ये एग्जामिनर ने आपको हेल्प की है कि आप एज्यूम कर लें कि एक दफा बाइसिकल चलाने वाले बच्चे ज्यादा थे, दूसरी दफा स्केटबोर्ड चलाने वाले बच्चे ज्यादा थे, और दोनों की तरफ से जो वैल्यू निकलेगी, एक को मिनिमम डिक्लेयर कर दे और एक को मैक्सिमम डिक्लेयर कर दे। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे? दोनों के केस में एक चीज तो सर्टिफाइड है कि बाहर बाहर वाला नंबर तो 8 ही रहेगा। ठीक है, एक दफा अज्यूम कर लेते हैं बाइसिकल बाहर है स्केटबोर्ड अंदर है, दूसरी दफा अज्यूम कर लेते हैं बाइसिकल अंदर है और स्केटबोर्ड बाहर है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ें जाके दोबारा। क्वेश्चन ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों चलाने वाले कितने लोग हैं? 20। तो दैट वुड मीन कि दोनों की कॉमन वैल्यू कितनी है? 20। और कॉमन वैल्यू कभी भी अंदर वाली वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहले वाले केस में स्केटबोर्ड चलाने वाले बच्चे कितने हुए? 20। दूसरे वाले केस में बाइसिकल चलाने वाले बच्चे कितने हुए? 20। अब दूसरे वाले केस में आपको वर्किंग की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल गया। बाइसिकल के बच्चे ही निकालने थे ना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया 20। अब दूसरे केस में आपको यहां पर आएगा n-20, क्योंकि बाइसिकल के टोटल बच्चे n है। ठीक है, और टोटल बच्चे इन द क्लास 40 है।
यहां से n की वैल्यू 32 आ गई। तो एक दफा आपको n की वैल्यू मिली 20, दूसरी दफा आपको n की वैल्यू मिली 32। इस दफा बाइसिकल बाहर चला गया, वो बाइसिकल के बच्चे, अंदर वाली वैल्यू को काम एक्सीड किया नहीं। तो इस वाले में n की वैल्यू आई 20 और नीचे वाले में n की वैल्यू आई 32। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन रिलेटिवली लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाला थोड़ा सा पुराना है, बट इतना भी पुराना नहीं है कि दोबारा ना टेस्ट हो सके। ठीक है, नहीं, जिस तरह अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था जो पास्ट पेपर का था, उसमें टोटल हमने निकालना था, बट उसमें बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, टेबल फिल किए बगैर तो नहीं निकाल सकते ना। तो उसने बाकी फिल कर लिया और टोटल निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चन में टोटल उसे देना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन। बोलो बोलो। सर ये जो बाइसिकल की वैल्यू थी वो तो 20 आवर की नहीं गई थी, तो फिर ये दोबारा क्यों निकालते हैं? बच्चा, उसने कहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आपने एक वैल्यू निकाली है, दूसरी वैल्यू भी तो निकालनी है। दो वैल्यूज निकालने का कहा उसने, क्वेश्चन पढ़ो ना। फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो आपने एक निकाल ली है, दूसरी भी तो निकालनी थी, तो इसलिए एक दफा 20 आई है तो दूसरी निकालनी पड़ेगी थी। ठीक है, अच्छा कोई और क्वेश्चन? नहीं, अच्छा। इसके बाद शेपिंग ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, लाजमी है, हर पेपर में आना है, एक नंबर का, दो नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो शेडिंग के लिए आपको तीन टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि यूनियन का मतलब होता है ऐड, एक्सटेंड या कंबाइन। ठीक है, ऐड, एक्सटेंड या कंबाइन क्यों? विच मींस जो आपके एग्जिस्टिंग रीजंस हैं उनको आप दोनों को ऐड कर दें, उन दोनों को कंबाइन कर दें, उन दोनों को एक्सटेंड कर दें, जिसकी जितनी वोकेबलरी है वो उनमें से वो वाला वर्ड यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर भी ये लेटर यूज हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रीजन है उनका कॉमन रीजन। ठीक है, उनका सिर्फ कॉमन रीजन या शेयर्ड रीजन, अगेन जिसकी जितनी वोकेबलरी है वो उतना यूज कर सकते। द लास्ट वन इज द डैश साइन, जिसका मतलब होता है एक्सक्लूड कर दे या जिसका मतलब होता है रिमूव कर दे। ठीक है, एक्सक्लूड रिमूव का मतलब क्या है? कि ये जिसके ऊपर भी लगा हुआ है उस रीजन को इरेज करें और उसका ऑपोजिट रीजन आप शेड कर दें। ठीक है, तो मैंने नीचे एक क्वेश्चन लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कभी भी आपको अगर तीन सेट्स के साथ वेन डायग्राम आए, उसको दिमाग में चाहे तो आप सॉल्व कर लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि कभी भी उसको सिंगल गो में सॉल्व ना करें, हमेशा चंक्स में डिवाइड कर लें और चंक्स में डिवाइड करने के बाद न्यू वेन डायग्राम्स बना के उस पर शेडिंग करें और फिर विजुलाइज करें कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं ली, मैं दोबारा बता देता हूं। सेट्स के केस में हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है लाइक बॉडमास। ठीक है, बॉडमास में जिस तरह हम फॉलो करते हैं ब्रैकेट फर्स्ट, फिर आपके पास डिवीजन, फिर आपके पास एडिशन, फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, उसी तरह सेट्स में भी होती है। ब्रैकेट हमेशा सबसे पहले, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। जब तक कॉम्प्लीमेंट है आप आगे नहीं चल सकते। कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करना है आपने, ब्रैकेट के बाद, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन को आप आगे पीछे करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनियन और इंटरसेक्शन को भी आगे पीछे करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैंने सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके दो चंक्स बनाऊंगा, एक ए कॉम्प्लीमेंट का और एक बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? आप सब कुछ शेड कर दें एक्सेप्ट ए, या फिर हमारी वर्डिंग में इसका मतलब है ए को एक्सक्लूड कर दो। तो जब आप ए को एक्सक्लूड करेंगे तो आपके पास ये बचेगा, आपके पास ये बचेगा और आपके पास आउटर सारा रीजन बचेगा। ठीक है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकेंड वाला जो चंक हमने निकाला था वो कह रहा था बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन की वर्डिंग क्या है? कॉमन या शेड।
तो जब भी आप जिन दो सेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, आप फॉर द गिवन टाइम भूल जाएंगे तीसरा एग्जिस्ट करता है। अभी आप बी और सी की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए ए एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ बी और सी को देखिए। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि बी और सी का कॉमन रीजन या शेयर्ड रीजन वो कौन से वाला बनता है? ये वाला। ठीक है, सर ये कितने मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क का। है? सर वो ए में तो मैंने क्या कहा है, अभी कह के गया हूं कि जब एक कर रहे हो तो दूसरे को इग्नोर कर। फाइनल आंसर में तुमने गौर करना है कि क्या हुआ। अब जो आपने दो चंक्स यूज किए हैं, उनके दरमियान में क्या रिलेशन है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन या शेयर्ड। तो अब देखो कि इन दोनों रीजन्स में कॉमन रीजन कौन से वाला बन रहा है? बाहर वाला कॉमन है? नहीं है। बी का बाहर वाला और सी का बाहर वाला कॉमन है? नहीं है। जो आपका ये मछली बनी हुई है, मछली का मुंह निकाल दे तो बाकी का सेक्शन इंक्लूडेड है, वो दोनों में अवेलेबल है। तो आप अपनी फाइनल डायग्राम पे जाएं और फाइनल डायग्राम पे जाके अपनी मछली का जो बॉडी पार्ट है उसको शेड कर दें, मुंह उसका इग्नोर कर दें बेचारी का, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज सिंपल है सर। चार आ जाए तो ज्यादा आसान है। चार आ जाएंगे तो दो को लहदा कर दे, दो को लहदा कर दे, उन दोनों को आराम से सॉल्व करें और एंड पे जो भी है दरमियान में उनको कंबाइन कर दे। ठीक है, ये शेडिंग आपकी ऐसे चलती है। और शेडिंग का आपने रिवर्स में जाना हो तो आप रिवर्स में भी ऐसे ही जाते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल दिखाता हूं एक। ठीक है, अगर आपने रिवर्स में जाना हो तो हम क्या करते हैं, चलो आप में से किसी को जहमत दे देते हैं। जी भाई जान, ए बी सी। सरकार, कौन सा रीजन शेड करें? वो रीजन शेड करके बता दो ताकि उसकी इक्वेशन बना सके। क्वेश्चन बना रहे हो तुम, क्वेश्चन बना रहे हो, कौन सा वाला शेड करो? ये बीसीए ये वाला। पंजाबी की कहावत है, जिथे दी खोती होती आन खलोती। ऊपर भी तो यही करके आए हैं। बीच में ये बीच वाला, वो ए बी के ये वाला, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। मैं खुद बना लूं? मेहरबानी। अच्छा, हम शेड करते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन और ये वाला। ठीक है, इस पिंक रीजन की हमने इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ब्रैकेट। फिर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? एक्सक्लूड कर दे। जो शेडेड रीजन है उसको देख के बताओ कि कौन सा एक्सक्लूडेड है। सी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड है। ठीक है, सी को एक्सक्लूड कर दे। ठीक है, अच्छा, ए और बी दोनों, दोनों combine हुए हैं, दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे? यूनियन क्या करता है? कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो जब आपने ए यूनियन बी किया तो उसके अंदर तो ये वाला पार्ट भी था, बट सिंस ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है तो आपकी फाइनल इक्वेशन में यूनियन नहीं, आपकी फाइनल इक्वेशन में इंटरसेक्शन होगा। अगर ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होता तो यहां पर यूनियन होता, बाहर वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाता फिर। ठीक है, इसको जरा गौर से दोबारा देख लें। सी कॉम्प्लीमेंट क्या? फिर सी कॉम्प्लीमेंट भी ना रहता, पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाती। तो शेडिंग के केस में शेडिंग, मेंसुरेशन और एल्जेब्रा,
ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज्यादा आएगी। ठीक है, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक दिन सो के उठेंगे और कोई वही नाजिल होगी नींद में, मेंसुरेशन भी आ जाएगी और उससे आपके शेडिंग भी हो जाएगी, अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी, वो नहीं हो सकता, सॉरी, वो मुश्किल है काम थोड़ा सा। ठीक है, आजकल अल्लाह मियां ने वही बंद की हुई है। कह रहे हैं अब थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे दोबारा। तो प्लीज इस पे जो है ना, क्या, कब की बंद? खुली होती ना तुम्हारे जैसे जाहिल इंसान पैदा ना होते।